नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जो नज़दीक एग्ज़ाम है ये है आपका सीआरपीएफ का एग्ज़ाम और एमटीएस का एग्ज़ाम। इन दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा डिसाइड किया है और आप लोगों का फरमाइश भी है कि पर डे 2 वीडियो जो है आपको उपलब्ध कराऊंगा। ये वीडियो आपके एग्जाम में जो है नंबर बढ़ाने का काम करेगा। जैसे कि आप मुझे एनालिसिस के लिए जानते हैं कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूं जो आने वाले शिफ्ट में आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ये वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बार आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट पे अमल करके देखिए और जो कर रहे हैं वो इनका फ़ायदा जानते ही होंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कल मैंने हिस्ट्री के ऊपर 500 जीके जीएस का वन लाइनर टाइप करके आपको पढ़ाया था, लेकिन ज़्यादा व्यू कोई बच्चे रिस्पांस नहीं लिए ज़्यादातर, तो जो है ये बेकार है। अगर इतना मेहनत करने के बाद भी 300-400-500 बच्चे ही पढ़ने वाले हैं तो फिर इतना मेहनत करना बेकार है। बाद बाकी आप समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जिनका एग्जाम है एक एक बात ध्यान से सुनेंगे, है ना। आपको सभी उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे सीपी में मोती छुपी होती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न जो है हमारा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल मिलाकर कितने विटामिन संयोजित होते हैं। देखिए, विटामिन से जो है काफ़ी क्वेश्चन ट्रेंड में चल रही है। जो भी अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स हुए इसमें 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील, इसके अलावा रासायनिक नाम, इसके अलावा बीमारी जो होती है विटामिन के कमी से, ये वाली बात। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जामिनर करता है। आशा करते हैं कि आज ये 2 मिनट जो विटामिन के ऊपर मैं दूंगा अभी लेक्चर, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये 8 विटामिन जो है इंडल्ज रहते हैं। तो आपका राइट आंसर 8 हो गया है। अब आते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तरफ। विटामिन B1 को दोस्तों थायमीन कहा जाता है रासायनिक भाषा में, और इसके कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और यही रोग जो है आपको बार बार पूछा जाता है कि बेरी बेरी रोग जो है किसके कमी से होते हैं, तो विटामिन B1 यानी थायमीन के कमी से होती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B5 को पेंटथनिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, और विटामिन H जो होता है उसे भी बायोटीन ही कहते हैं। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विटामिन B9 को फॉलिक एसिड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु जो है पाई जाती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, और इसके कमी से जो है एनीमिया रोग हो सकता है। एनीमिया जो है ये रोग हो सकता है। एनीमिया को हिंदी में रक्त अल्पता कहते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है। और धातु के रिगार्ड में बात करें तो आयरन यानी लोहा की कमी हो जाती है। खास करके जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें आयरन की काफ़ी कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया की काफ़ी शिकायत होती है। ठीक है, ये तो हो गया विटामिन बी में 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, सभी 8 का रासायनिक नाम और कुछ बीमारी जो इनके कमी से होते हैं। अब आ गया आपका विटामिन ए। विटामिन ए को रासायनिक भाषा में रेटिनॉल कहा जाता है, और इसके कमी से आंख की जो भी बीमारी होती है आपका विटामिन ए के कमी से होती है। जैसे कल के एग्जाम में पूछा गया था कि जीरोप्थिलीमिया बीमारी जो है ये किस विटामिन के कमी के कारण होती है, तो ये भी विटामिन ए के कमी के कारण होती है। रतौंधी जो होती है, मोतियाबिंद जो होती है, ये सभी विटामिन ए के कमी के कारण होती है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस विटामिन का स्रोत है, तो बता देना विटामिन ए का स्रोत है। गाजर वगैरह भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा विटामिन ए हो गया, बी हो गया। अब हम आते हैं सी पे। विटामिन सी को दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, और इसके कमी से एस्कर्बी रोग होता है। साथ ही साथ त्वचा से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी हो सकती है। ठीक है, बाल वगैरह का पकना भी विटामिन सी की कमी को दर्शाता है। विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है ये सभी प्रकार के जो सिट्रस फल हैं यानी जो खट्टे फल हैं, ये आपका विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, जैसे नींबू, आंवला इत्यादि। इसके अलावा आ जाते हैं हम विटामिन डी पे। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और इसके कमी से हड्डी की रोग होती है रिकेट्स। हड्डी की रोग होती है रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी में हड्डी जो है वक्राकार रूप धारण कर लेता है, यानी सही ग्रोथ में नहीं पहुंच पाता है, और शरीर का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसीलिए छोटे बच्चे को प्रातःकाल धूप में थोड़ा देर
सुखाया जाता है, मतलब रखा जाता है, सुखाया तो नहीं जाएगा, ताकि उसको जो है विटामिन डी की भरपाई हो सके। ठीक है, इसके अलावा विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूरज का प्रकाश हो ही गया, बात से स्पष्ट है, बच्चे को धूप में रखा जाता है। विटामिन ई को जो है इसे कहते हैं टेकोफेरोल। क्या कहते हैं? टेकोफेरोल कहते हैं। और इसके कमी से जो है जनन क्षमता में कमी आती है। इसके अलावा एक पूछता है आपका विटामिन के। विटामिन के से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि जो हीमोफीलिया बीमारी होता है वो किसके कमी से होता है, तो बता दीजिएगा विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया हो सकती है। और इसमें जो है ब्लड का क्लोट नहीं बनता है, यानी रक्त की थक्का नहीं जमते हैं। रक्त के थक्का जमाने वाले अवयव में और भी चीज शामिल है, लेकिन आपका जो बाहरी तत्व है ये विटामिन के है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जो अगला फॉर्म का क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन आपका जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन आपके वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन दो ही है, बी और सी, और बी में जो भी कॉम्प्लेक्स है सभी जल में घुलेंगे, है ना। और बाद बाकी का जो रेस्ट विटामिन है ए डी ई के, ये सभी आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। एक क्वेश्चन एसएससी आपसे और करता है कि क्या शरीर में विटामिन जो है ये हमें ऊर्जा की प्राप्ति भरपाई कर पाता है या फिर ऊर्जा देता है, तो आप बता दीजिएगा कि विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता है। शरीर में विटामिन जो है कोई ऊर्जा नहीं देता है, ये उपापचयन प्रक्रम के लिए आवश्यक है, जो ऊर्जा को बनाने में जो है मदद करता है, लेकिन ऊर्जा डायरेक्टली नहीं देता है। ठीक है, ऊर्जा देने का काम हमारे शरीर में एक तो वसा करता है और एक कार्बोहाइड्रेट करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, यही दोनों करता है। वसा में सर्वाधिक जो है आपका मिलता है कैलोरी 9.2 के समथिंग, और कार्बोहाइड्रेट में 4.5 के समथिंग जो है आपका ऊर्जा मिल जाता है 1 ग्राम के दहन से। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में राज्यपाल को कदाचार सिद्ध व्यक्ति को सजा आदि जो है कम या माफ करवाने का जो है आर्टिकल कौन सा है। देखिए, गवर्नर जो है हर स्टेट में हो सकता है, किसी स्टेट में नहीं भी हो सकता है, ये अतिरिक्त प्रभार में भी काम करते हैं। जैसे मान लीजिए असम का गवर्नर है और मेघालय के अतिरिक्त प्रभार में है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा इंडिया में संभव है, नियम है, कानून है। ठीक है, तो जो गवर्नर का आपका जो क्षमादान करने का जो आर्टिकल है ये है आर्टिकल 161। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया है। जो आपका आर्टिकल 72 है ये प्रेसिडेंट के क्षमादान से संबंधित है। जो राष्ट्रपति के जो क्षमादान का अधिकार है वो आर्टिकल 72 में है। अनुच्छेद 18 जो है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के तहत वर्णित समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, जिसका अर्थ होता है उपाधियों का अंत। समानता का अधिकार भारतीय संविधान में कितने हैं, तो 14 से लेकर 18 है, यानी आप गिनती करेंगे तो 5 हो जाएगा। अनुच्छेद 65 जो है इसके तहत जो है आपका जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य जब करता है किसी कारणवश, जब राष्ट्रपति की पद पे न हो या मृत्यु हो गया हो या देश के बाहर गया हो, तो उस समय उपराष्ट्रपति महोदय ही राष्ट्रपति के जो है कार्यभार में होते हैं, प्रभारी में होते हैं। तो ये आर्टिकल जो है 65 इस प्रकार का पावर उपराष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है, जो आपका आर्टिकल 64 में इस प्रकार की बातों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 63 जो है ये भारत में एक उपराष्ट्रपति होगी, इस बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अभी देश में जो आपका उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ साहब, ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, तो ये बात भी ध्यान आपका रखना है। ये वेंकैया नायडू साहब का जो है स्थान लिए हैं, जो 13वें उपराष्ट्रपति थे देश के। अगर आपसे पूछे कि 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले कौन कौन से पर्सन हैं, तो एक तो हामिद अंसारी साहब है, जो सेकेंड पर्सन बने 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाला, और एक सबसे पहले एस राधा कृष्णन साहब, जो आपके 2 बार उपराष्ट्रपति के पद संभाले हैं, यानी 2 कार्यकाल के लिए। भारत में एकमात्र राष्ट्रपति हुए जो दो कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति रहे, ये है डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति टुंड्रा जलवायु प्रदेश की उपज है। देखिए, टुंड्रा जलवायु में जो है वहां सूर्य की प्रकाश डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है, अभाव होता है ना, और मॉस और काय जैसे जो है वहां पे पादप जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मॉस जो है और काय जो है ये पादप की प्रकार है। काय तो सभी जानते हैं, जैसे घर में हैंड पैप वगैरह होते हैं, वहां भी काई जो है लग जाता है, बेसिकली अलगी का रूप है ना। तो ये सब जो है आपका पाया जाता है कहाँ पे, टुंड्रा जलवायु में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जामिनर एक और क्वेश्चन कर लेता है कि जो कंटीली पौधा होता है, जो कैक्टस प्रकार के पौधा होता है, कैक्टस है ना, कैक्टस, नागफनी ही कैक्टस नहीं है। कैक्टस के कई प्रजाति होते हैं, जिसमें हम लोग जो है जनरली नागफनी को जानते हैं, जो गांव घर में भी दिख जाता है, जिसके सूल निकले होते हैं, पत्ते में कांटे निकले होते हैं। तो इस
इस प्रकार के पौधों को जो है मरुस्थलीय पौधा या मरुदभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुदभिद कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में जो है जीरोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी पूछा गया था ना कि जीरोफाइट जो है पौधे किस प्रकार के वन की उपज है, तो बता दीजिएगा डेजर्ट में होता है, मरुस्थल में होता है। ठीक है, हिंदी में मरुदभिद और अंग्रेजी में जीरोफाइट पौधे कहा जाता है। इसके अलावा सिनकोना रबर, ये विषुवृत्तीय रेखीय का जो है जलवायु का पौधा है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा निम्न, अच्छा वन से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बताना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं जरूरी समझता हूँ। आपसे पूछा जाता है कि सदाबहार वन में जो है कितनी वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, तो बता दीजिएगा 200 सेमी से अधिक 250 सेमी तक हो सकती है। वैसे 200 सेमी से अधिक 250 सेमी तक जो वार्षिक वर्षा होती है तो उसे सदाबहार वन कहते हैं, और 175 से 200 सेमी तक होती है तो उसे जो है पतझड़ी वन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे कम प्रतिनिधित्व है? देखिए, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो है ये आपका यूपी का है। यूपी का एकाधिकार है। यूपी लोकसभा में 80 मेंबर को जो है सिलेक्ट करके भेजते हैं, तो यूपी टॉप पे रहेगा। इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि सबसे कम लोकसभा में किसके सीट हैं, तो इसमें से जो है सबसे कम जो है बिहार का हो जाएगा जी, है ना, बिहार का जो है सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार का जो है मात्र 40 सीट है ना, और राज्यसभा में बिहार के 16 सीट है। जब बिहार में पहली बार जब मोदी साहब के आने के बाद इलेक्शन हुआ था, हालांकि अब तो सत्ता पलट हो गई है, तो उस समय मोदी साहब 56 इंच का सीना कहते थे, ये यहीं से फॉर्मेशन हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 40 और 16 56, तो 56 इंच की सीना फेमस हुआ था ना, इस पे कार्टून वगैरह भी बना था, तो ये 56 इंच का सीना का फॉर्मेशन यहीं से हुआ है। ठीक है, तो बिहार में आपने देख लिया लोकसभा और राज्यसभा का। उत्तर प्रदेश का 80 है, बिहार का जो है सबसे कम हो जाएगा, राइट आंसर 40, पश्चिम बंगाल का 42 है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र का स्थान आता है जो 48 लोकसभा मेंबर को इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे चीज बदलाव हो गया है। लोकसभा में जो है जो वर्तमान में 550 मेंबर होते हैं, जिसमें 530 आपका राज्य से आ सकते हैं और 20 आपका यूनियन टेरिटरीज से आ सकते हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि 2 एंग्लो इंडियन आते हैं, तो ये सिस्टम खत्म हो गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब कोई एंग्लो इंडियन की डिप्यूट लोकसभा या विधानसभा में नहीं होगी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन की डिप्यूटेशन जो है आर्टिकल 331 के थ्रू प्रेसिडेंट करते थे 2 एंग्लो इंडियन का, और जो आपका गवर्नर है ये आर्टिकल 333 के तहत जो है गवर्नर करते थे विधानसभा में एक आदमी का, यानी एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा रासायनिक प्रतिक्रिया अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न तापमान को मापा जाता है? देखिए ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, पायरोमीटर, ओडोमीटर, क्लोरोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होती है कि किसी परिपथ में, जो परिपथ मान लीजिए ये परिपथ है आपका, ये परिपथ है, तो यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसमें जो धारा फ्लो होगी उसको मापेगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर समझ गए, ये विद्युत धारा को मापने के लिए किसी परिपथ में लगाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करता है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर कहा जाता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम अमीटर कहते हैं, और विद्युत धारा को हम एम्पियर यानी ए से डिनोट करते हैं, यानी विद्युत धारा का इकाई एम्पियर होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पायरोमीटर आप देख रहे हैं, ये हाईली टेम्परेचर, उच्च तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को मापने के लिए तो हम थर्मामीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये शरीर का टेम्परेचर मापता है जो लगभग 37 डिग्री सी के करीब होता है। तो ये लो टेम्परेचर मापने के लिए है, हाई टेम्परेचर मापने के लिए आपका पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक ओडोमीटर है। ओडोमीटर आपने गाड़ी वगैरह में देखा होगा, है ना। ओडोमीटर जो है ये आपका गाड़ी वगैरह में देखा होगा, जो दूरी मापता है कि कितना दूरी चला है। और एक स्पीडोमीटर भी होता है गाड़ी में, जो स्पीड को दिखाता है। ठीक है, गाड़ी में आपने कार वगैरह में 2 मीटर देखे होंगे, एक तो स्पीडोमीटर होता है और एक आपका जो होता है ओडोमीटर होता है। तो ओडोमीटर जो है दूरी दर्शाता है और स्पीडोमीटर उस समय वर्तमान में ये गाड़ी कितने स्पीड से चल रही है वो दिखाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर समझ गए, पायरोमीटर समझ गए, स्पीडोमीटर समझ गए, ओडोमीटर समझ गए। अब ये है आपका कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो उतार चढ़ाव होता है उसको जो है मापते हैं तापमान में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया से एक चीज और याद आ गया, उत्प्रेरक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्प्रेरक क्या है। तो उत्प्रेरक वो कैटालिस्ट वो चीज है जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वयं को बदलाव नहीं करता है, खुद एज इट इज रहेगा लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के जो है प्रोसेस को फास्ट या धीमा करने का काम करता है, तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांति प्याज के खेती से संबंधित है? देखिए, लाल क्रांति है, पीला क्रांति है, श्वेत क्रांति है, गुलाबी क्रांति है। तो लाल क्रांति जो है आपका यहाँ पे प्याज की खेती है, तो लाल क्रांति प्याज की खेती से होगा, है ना। लाल क्रांति तो नहीं होना चाहिए यार, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। चलिए, ये क्वेश्चन कुछ गलत है, मैं जो ऑप्शन है उन्हीं को समझा देता हूँ। लाल क्रांति जो है ये आपका मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है, आपका लाल क्रांति। इसके अलावा पीला क्रांति जो तिलहन उत्पादन है उससे आपसे संबंधित है, येलो रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है। गुलाबी क्रांति जो है पिंक रिवोल्यूशन, ये आपका झींगा उत्पादन से संबंधित है, झींगा उत्पादन से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे सबको जो मैंने मुंह से समझाया यही चीज यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा फैक्ट में छपा है, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा और है इसके बारे में ध्यान देने योग्य बात है। HCM एनालिसिस आपका याद होगा, HCM CRPF वाला, उसमें तो ये क्वेश्चन धूम ही मचा दिया था। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स था, है ना। हरित क्रांति के जनक जो है ये भारत के अंदर MS स्वामीनाथन है और विश्व स्तर पे जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति जो है इंडिया के अंदर सबसे पहले पंजाब में दस्तक दिए थे। 1968 के दौरान जो है हरित क्रांति चरम सीमा पे इंडिया में फैल गया था। हरित क्रांति का मुख्य लक्ष्य था उन्नत किस्म के बीज और खादों का इस्तेमाल करके खाद्यान्नों के उत्पादन में जो है वृद्धि करना, ये हरित क्रांति का लक्ष्य था। हरित क्रांति का जो सबसे अधिक असर पड़ा ये गेहूं और चावल पे पड़ा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पार्टिकुलर पूछे कि कौन से गेहूं पे पड़ा भाई, तो बता देना मैक्सिकन गेहूं पे पड़ा, ठीक है, मैक्सिकन गेहूं पे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेनमार्क की मुद्रा है? तो डेनमार्क की मुद्रा क्रोन है, डॉलर है, पीसो है, यूरो है। तो डेनमार्क की मुद्रा जो है क्रोना है। क्या है? कोरोना जो है ये आपका डेनमार्क की मुद्रा है। दोस्तों, कोरोना अलग है, कोरोना तो बीमारी है, ये तो इसे कौन नहीं जानता, इसे कौन भूलेगा, है ना। तो कोरोना जो है क्रोन बोलते हैं, तो ये आपका डेनमार्क की मुद्रा है ना। डॉलर तो बहुत सारे देशों की मुद्रा है, जैसे आपका अमेरिकी डॉलर हो गया, सिंगापुरियन हो गया, जो भी देश के अलग अलग डॉलर हैं, बस उस देश का नाम पीछे ऐड हो जाता है, तो डॉलर के बारे में नहीं बताना है। इसके अलावा जो यूरो है, यूरोपीय देशों का एक जो है संघ है, उनकी जो है सम्मिलित मुद्रा यूरो है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राजील के संसद को क्या कहा जाता है? देखिए, बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राजील के संसद को तीनों को सम्मिलित रूप से नेशनल कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। डेनमार्क के संसद को फोल्केटिंग कहा जाता है, जो 2 करोड़ बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक आपका पूछता है भूटान का संसद, तो भूटान का जो है आपका ये पूछता है मुद्रा, तो न्यूट्रोगलम जो है ये भूटान की मुद्रा है। ये क्वेश्चन दोनों काफी एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मजलिस है, ये ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। और डाइट जो है ये जापान के संसद को डाइट कहा जाता है, जापान के संसद को। देखिए, जापान को निप्पन भी कहा जाता है, जापान देश को निप्पन कहा जाता है, यानी उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है आपको जापान को, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बोलिविया के बारे में थोड़ा सा और जानकारी है। बोलिविया की राजधानी लापाज जो है ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी क्षेत्र है लापाज। और सबसे जो गहराई क्षेत्र पे अगर आपसे पूछे कोई कि राजधानी क्षेत्र कौन सा है, तो अजरबैजान बता देना, ठीक है, अजरबैजान, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, तो लाप्टा नदी के किनारे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजील जो है ये आपका दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राजील से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा डेनमार्क की राजधानी बता ही दिया, कोपेनहेगन है। और जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां पर अभी ओलंपिक का खेल कराया गया था, पिछला वाला 2020 वाला 21 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनजाति तमिलनाडु का प्रमुख जनजाति है? इरूला है, भूटिया है, भोटिया है, अंगामी है। देखिए, इरूला जो है ये तमिलनाडु की प्रमुख जनजाति है, तो इरूला को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ जो है त्योहार का नाम आप जरूर याद रखेंगे। एक तो जलीकट्टू है जी तमिलनाडु का, एक आपका पोंगल है,
पोंगल, एक आपका पोतांदू है, पोतांदू पोतांदू ये भी, एक आपका थाईपुसम है ये भी, एक आपका भरतनाट्यम नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी आपका तमिलनाडु में मनाए जाने वाला त्योहार और नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु जो है आपका मतलब तमिलनाडु में ही स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। ठीक है, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। क्या स्थित है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला गया है। डुगोंग, डुगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय कहा जाता है। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है। डुगोंग एक गैंडा जैसे जीव होता है जो घास फूस खाकर जीवित रहता है ना। तो ये संरक्षण केंद्र मन्नार की खाड़ी में खोला गया है। भारत और श्रीलंका के बीच जो सीमा रेखा है ये तमिलनाडु के रिगार्ड में ही जो है आपका तय होता है। तमिलनाडु में जो आपका द्वीप है रामेश्वरम द्वीप, उनसे आगे जो है राम सेतु है, ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है एक सीमा रेखा का काम करता है। इसके अलावा जो आपका पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, ये भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच ही स्थित है। ठीक है, बहुत सारे बच्चा पाक देख के जो कभी नहीं पढ़ा रहेगा तो पाकिस्तान मारेगा पक्का, गारंटी। ठीक है, इसके अलावा भूटिया जनजाति जो है ये आपका सिक्किम में पाया जाता है। जैसे आपने बाईचुंग भूटिया का नाम सुना होगा, जो खिलाड़ी हैं, तो ये आपका सिक्किम में पाया जाता है। इसके अलावा जो भोटिया घुमक्करी जनजाति है ये आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, भोटिया। ठीक है, घुमंतु भोटिया। इसके अलावा अंगामी जनजाति जो है ये नागालैंड में पाया जाता है। नागालैंड जो है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे जो है कम वृद्धि दर्शाया था, यानी ऋणात्मक वृद्धि जो है आपको दर्शाया था 0.6% ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर्शाने वाला राज्य जो है ये आपका नागालैंड है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से होता है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ट्रेंड में होते हैं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होती है या फिर ये नदी किस राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी, जो रोहतांग दर्रे के पास से आपकी नदी निकलती है ये आपका है ब्यास नदी। कौन सा है? ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये रोहतांग दर्रा जो है ये सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नाटी नृत्य जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो अभी लेटेस्ट चुनाव हुआ है इंडिया के अंदर, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जहाँ पे कांग्रेस का सरकार बना है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ का वर्तमान में आपका मुख्यमंत्री बना है। इसके अलावा ब्यास नदी हो गया, उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग के समीप। रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया, ये भी बता दिए। चिनाव नदी का उद्गम जो है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से होता है। देखिए, अभी आपने रोहतांग दर्रे से ब्यास को देखा, बारालाचा दर्रे से आपने किसको देखा? चिनाव को देखा। ठीक है, झेलम नदी का उद्गम जो है शेषनाग झील जो जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, जो भी सांप से संबंधित झील आएगा वो आपका जम्मू कश्मीर में होगा, जैसे शेषनाग, अनंतनाग, नागनागिन झील है ना, तो ये जो भी है आपका जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा सिंधु नदी का उद्गम जो है तिब्बत स्थित मानसरोवर से होती है। यही मानसरोवर से जो है आपका सतलज भी निकलता है, सतलज, और आपका ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये तीनों नदी जो है आपका तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलने का काम करता है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी का फसल का उदाहरण है? देखिए, रबी का फसल और आपका एक खरीफ का फसल और एक आपका जायद का फसल, ये तीन प्रकार के जो है सीजनल के नाम पे जो है हम फसलों को तय करते हैं। तो आपका जो रबी के फसल का उदाहरण है दिए गए ऑप्शन में, ये आपका सरसों है। बाद बाकी उड़द, मूंग और सोयाबीन, ये तीनों ही खरीफ फसल के उदाहरण है, खरीफ फसल के। आपको अगर नहीं आते हैं, जैसे आप कोई बच्चा गांव से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जो शहरी बाबू होते हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है। ठीक है, क्योंकि वो कभी तो खेती किए नहीं रहते हैं, है ना, तो उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो ऐसे आप पहचाने, जिस फसलों की बुआई जो है वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के समय किया जाता है तो वो सब खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, और जिन फसलों की बुआई जो है वर्षा ऋतु समाप्त होने के थोड़ी दिन के बाद किया जाता है वो आपका रबी फसल है। और वर्षा ऋतु प्रारंभ होने और रबी फसल को कटने के बीच का जो समय होता है उसमें जायद फसल कर लिया जाता है। तो आपने तीनों फसलों का जो है कैटेगरी समझा कि कब कब किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज जो है लैंग्वेज में लिखा गया है। रबी फसल अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बुआई, है ना, इसके वर्षा खत्म होगा, ठंडी चढ़ेगा, उस समय किया जाता है। और अप्रैल से जून के बीच कटाई होती है, लेकिन सब फसल जून में ही नहीं करते हैं, कुछ मई में, कुछ अप्रैल में, है ना, कुछ मार्च के लास्ट में भी कटने लगते हैं, है ना।
तो जो आपका मान लीजिए कि अप्रैल और मई जो 2 महीना बीच में गैप बच जाता है, उस गैप में जो भी फसल का उत्पादन किया जाता है उसे जो है जायद फसल कहते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज और फल, कुछ सब्जियां वगैरह, है ना। तो ये जायद फसल का उदाहरण हो जाएगा। खरीफ का फसल जो है ये जून जुलाई यानी जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है उस समय बुआई किया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इसे काटा जाता है, जैसे धान वगैरह हो गया, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखिए कंप्यूटर में आउटपुट इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, लेकिन आपको बहुत सिंपल नहीं देगा। जो बच्चे आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस नहीं समझ पाते हैं उनको मैं बता दूं कि जिस चीज से आप कोई चीज देते हो, कोई भी चीज उनको दिए और हमें कुछ प्राप्त हुआ, तो जिस पे प्राप्त हुआ वो आउटपुट है ना। नाम से ये स्पष्ट है, आउटपुट आप पढ़ रहे हो, आउटपुट के लिए पढ़ रहे हो, है ना। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं ये इनपुट है ना। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। तो मॉनिटर पे हम क्या क्या करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, कोई भी चीज प्रोग्राम वगैरह करते हैं वो देख लेते हैं। तो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर से हमें मतलब कोई पेज प्रिंट होकर मिलता है, इसमें हम कुछ प्राप्त होता है तो ये भी आउटपुट हो गया। कार्ड रीडर भी आपका जो है आउटपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है जो आपका स्कैन करता है कोई चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैनर हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के पिता जो है ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और सुपर कंप्यूटर के पिता जो है सैमुअल क्रे को कहा जाता है। भारत में जो है आपका सुपर कंप्यूटर के पिता विजय भटकर को कहा जाता है और भारत के जो पहला सुपर कंप्यूटर था ये आपका परम 8000 था। क्या था? परम 8000। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। और सुपर कंप्यूटर की देखरेख जो है भारत में सीडेक संस्था करती है। जैसे अभी परम काबरू सुपर कंप्यूटर जो है गुवाहाटी के आईआईटी में लगाया गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर में जो निवल होते हैं, निवल कहते हैं आप हाफ बाइट को, यानी 4 बिट को हम एक निवल कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 करोड़ बार पूछा गया है कि एक निवल बराबर, आपके ऑप्शन दे देते हैं कि बिट दे देंगे, केबी दे देंगे, लेकिन आपको क्या बताना है? 4 बिट बराबर एक निवल, 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, यानी हाफ बाइट बराबर एक निवल हो गया। इसके अलावा 1024 मतलब बाइट बराबर 1 किलो मतलब केबी होता है, किलो, है ना। इसके अलावा फिर जीबी होता है, गीगाबाइट। इसके अलावा फिर टीबी होता है, टेराबाइट। अच्छा, किलो बाइट के बाद पहले एमबी होगा, माफ कीजिएगा। 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? देखिए कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की स्थापना जो है कहाँ गया, इसमें ऑप्शन में गलत हो गया है, 1932 में किया गया था। मुख्यालय जो है इसका लंदन में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की जो है ब्रिटिश एम्पायर गेम उस समय उसका नाम हुआ करता था, उन्हीं के नाम से जो है, उन्हीं जब ये नाम था उसी समय जो है 1932 में इस संस्था की स्थापना किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन के अंदर है। और जो आपका अभी लेटेस्ट में आपका जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है वो 2022 के अंदर ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है, जहां पे भारत ने 61 पदक प्राप्त किया और चौथा स्थान हासिल किया था। इस 61 पदक में 22 गोल्ड था, 16 ब्रॉन्ज था और 23 आपका रजत था। इसके अलावा सबसे अधिक पदक जो है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने प्राप्त किया था। करंट सेक्शन से 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन से हुआ था। एक आपसे गेम की शुरुआत में 1951 नई दिल्ली में जो आपका हुआ था एशियन गेम, ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से हुआ था और कब हुआ था, तो 1951 नई दिल्ली एशियन गेम की शुरुआत होती है। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी है कीव, है ना। तुर्की का राजधानी अंकारा, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे और आपका जो है अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो ये चारों राजधानी आपने यहाँ पे देख लिया है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि ग्रैमी अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा देश प्रदान करता है? देखिए ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये आपका प्रदान करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रदान करता है भैया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है आपका ग्रैमी अवार्ड देने का काम करता है। ऑस्कर अवार्ड का नाम आपने सुना होगा, अभी नाटू गीत RRR के लिए जो है इंडियन सॉन्ग को भी ऑस्कर मिला है। इसकी स्थापना जो है 1929 ईस्वी में किया गया था, जो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी पुरस्कार है। और इंडिया में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ी पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुआ था गोविंद दादा साहब फाल्के के द्वारा। धुंध और भी कुछ नाम है इस प्रकार का, थोड़ा लंबा नाम है, मैं स्मरण नहीं आ रहा है, गोविंद धुंध फाल्के इस प्रकार का कुछ नाम है ना। और जो लेटेस्ट वाला मिला है ये आपका आशा पारेख जी को मिला है। और जो अगली पेशकश है देने की, ये रेखा को दिए जाने की बात कही गई है। रेखा आप जानते ही हैं, अभिनेत्री हैं, है ना। इसके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा केंद्र और उसके राज्य के साथ सही मिलान नहीं किया गया है? तारापुर महाराष्ट्र में है, ये आपका सही है एकदम। कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये भी सही है। रावतभाटा राजस्थान में है, ये भी सही है। कुडनकुलम आंध्र प्रदेश, कुडनकुलम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में न होकर तमिलनाडु के अंदर ही है कुडनकलम। कैगा जो है ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ये सब बात ध्यान रखेंगे, है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है जो आपका परमाणु बिजली घर है। इसके अलावा प्राचीन भारत में मुख्य दर्शन उनके प्रतिपादक के साथ गलत मिलान को पहचानिए। सांख्य दर्शन कपिल मुनि एकदम सही है। योग दर्शन पतंजलि सही है। न्याय दर्शन गौतमी सही है। वेदांत दर्शन ये जैमिनी के साथ जो है मैच नहीं किया। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक जो है ये नारायण है, वाद नारायण नाम है इसका पूरा, वाद नारायण, ठीक है। ये आपका वेदांत दर्शन के जो है प्रतिपादक हैं। एक आता है मीमांसा दर्शन, इनके प्रतिपादक हैं जैमिनी, जो आपका गलत मैच यहाँ पे किया गया था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुकंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मुकंदरा टाइगर हिल्स जो है ये आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क है ये आपका जिम कॉर्बेट है, जो इंडिया का नेशनल पार्क, पहला नेशनल पार्क है। इसका नाम पहले हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, बाद में अब जिम कॉर्बेट से भी नाम बदल दिया गया है, अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा इसलिए क्योंकि इस नेशनल पार्क से होकर रामगंगा नदी निकलती है, और जो गंगा का प्रथम सहायक नदी है, गंगा जब आपका देव प्रयाग में फॉर्मेट हो जाता है तो सबसे पहले रामगंगा नदी ही सहायक नदी के रूप में गंगा में आके समाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा वगैरह है, गुजरात में गिर है, बंसदा है इत्यादि, है ना। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुआ था, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। टाइगर परियोजना, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? मानव के एक हाथ के सभी उंगलियों मिलाकर कितनी हड्डी होती है? तो मानव के एक हाथ में जो है कुल 14 उंगली होती है और दोनों हाथ मिला के 28 उंगली हो जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा नहीं जी, एक हाथ में आपका 28 उंगली हो जाएगा, ठीक है, 28 उंगली हो जाएगा, 14 नहीं होगा, है ना, 28 उंगली हो जाएगा, है ना, पूरे हाथ मिला के, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक वयस्क में जो है 206 हड्डी जो है पाई जाती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जिसे उरु कहते हैं, और ये जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी जो है ये स्टेपिस है, जिसे कान की हड्डी कहा जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है, और अस्थि से मांसपेशियां के जोड़ को टेंडन कहा जाता है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स जो हड्डी की बीमारी होती है तो बता ही दिए हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पे। इसके अलावा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त को जो है आपका विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, और 12 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित में से सबसे बड़ा झील कौन सा है? अब इनमें से आपको चुनना है, ये भारत के रिगार्ड में नहीं पूछा है। तो सबसे बड़ा झील दिए गए ऑप्शन में से जो है वेमनाड झील जो है सबसे अधिक लंबाई की झील है, लेकिन इसकी चौड़ाई कम होने के कारण ये सबसे बड़ा झील नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ा झील दिए गए ऑप्शन में चिल्का झील है, जो इंडिया में सबसे बड़ी झील भी है खारे पानी की, है ना, जो उड़ीसा के अंदर है, और रामसर साइट में सबसे पहले चिल्का झील ही शामिल हुआ था। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील इंडिया में बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। और सबसे अधिक लंबी झील की बात कहेगा, पार्टिकुलर लंबा लिखा रहेगा, तो वेम्बनाड झील जो केरल के अंदर है। जिस प्रकार से आपकी सबसे लंबी नदी नील हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी नदी पूछा जाता है तो आपका अमेजन हो जाता है। और सबसे जो है बड़ी सहायक नदी जो है मेडिरा हो जाता है, जो अमेजन की सहायक नदी है। इस प्रकार से भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। पैगांग झील पूछा गया था आपका HCM में, तो पैगांग झील जो है जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है ना। झीलों के वैज्ञानिक अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील जो है ये लेक सुपीरियर है। तो इसे बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं संविधान के जो है जो संविधान सभा थे उनके कुछ समितियों के बारे में जान लेते हैं, और कुछ हम एक्ट के बारे में देखेंगे जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में है। जैसे कल पूछा गया था प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे, 6+1 के रेशियो में, और अध्यक्ष थे आपका 1 जो है वो अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर साहब थे, है ना। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अंदर जो आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया था, ये JL नेहरू के द्वारा किया गया था। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो गठन है ये 29 अगस्त 1947 नहीं होगा, यहाँ गड़बड़ है। संविधान सभा के 1947 क्या करना आएगा भाई, 46 हो जाएगा, ठीक है। जो 29 अगस्त आपका 46 में हुआ है ये आपका प्रारूप समिति का गठन, इसके अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर हो जाती है मिसप्रिंट दोस्तों, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मैं संभाल लेता हूँ बात से, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये भीमराव अंबेडकर थे। यही आपसे इन सबों में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष
अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। अब आते हैं कुछ एक्ट के बारे में जो काफी आपके CHSL में ट्रेंड में रहा था। जैसे आप एक चीज पहले यहाँ पे माइंड करिए कि जो 1857 के पहले का जो भी नियम बना उसे एक्ट कहते थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट कई हुए थे। इसके बाद जो 1857 के विद्रोह के बाद का जो नियम बना उसे अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये बात तो पहले जस्टिफाई हो गई। इसके बाद में 1857 के पहले जो इंडिया का कानून व्यवस्था को संभालता था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभालते थे, और 1857 के बाद जो है इंडिया के कानून व्यवस्था जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया। इसमें जो आपको पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट काफी पूछा जाता है, जो 1784 में हुआ था, और रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में हुआ था। ये दोनों ही याद रखना है क्योंकि चार्टर एक्ट कई हुए थे, तो ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। ये दोनों पूछा जाता है, तो ये 3, 2 और 2, 4 याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जानते हैं कि भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों से तथ्यों को लिया गया है, फिर भी भारतीय संविधान में अधिकांश चीज जो है किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान की अधिकांश चीज को अपनाया गया है। तो ये बात भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे तरफ से पहला वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।